मणिपुर में आखिर क्या हो रहा है? मणिपुर में अब खामोशी देखी जा रही है, लेकिन मणिपुर में लंबे समय से चली आ रही खामोशी एक बार फिर टूटी है, वो भी एक खत के जरिए, जिसमें लिखा गया है, यह खत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। लेकिन सवाल इस बात का है कि खत में अगर फिक्र है तो किसी खतरनाक बात का जिक्र है, और कई तरह के बयानों के साथ कुछ आरोप और दावे भी किए गए। दरअसल मणिपुर में कुकी समुदाय के इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा है। इसमें 11 नवंबर को जिरीबाम में CRPF के साथ मुठभेड़ में मारे गए 10 कुकी लोगों की मौत की न्यायिक जांच की मांग की गई है। ITLF के अध्यक्ष पैगिन हॉकिप और महासचिव मुआन टॉम्बिंग ने CRPF की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। जयरावन गांव में आगजनी और 31 साल की महिला की हत्या का जिक्र भी किया गया है। ITLF ने मणिपुर में भारतीय संविधान के तहत कुकी समुदाय के लिए एक अलग प्रशासन की मांग भी दोहराई है। मणिपुर में मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा में अब तक 250 लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग बेघर हुए हैं। ITLF की तरफ से लिखे गए इस खत में कई तरह की बातें भी की गई है और कई गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए। क्या कहा गया है इस खत में, चलिए आज जल्दी से आपको बता देते हैं। ITLF ने गृह मंत्री को लिखे लेटर में कहा है 7 नवंबर को महिला का शव मिला था, जिसे बेरहमी से जलाया गया। इस घटना से अधिक चिंता इस बात की है कि CRPF ने 10 आदिवासियों को मारा, जबकि CRPF को एक न्यूट्रल फोर्स के रूप में काम करना था। ITLF का कहना है कि मैतेई लोगों की मांग के बाद असम राइफल्स की जगह CRPF ने ली थी, जिसमें CRPF रैंक के कई मैतेई अधिकारियों के होने का भी दावा किया गया था। ITLF का दावा यह भी है कि मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीछे से गोली मारने की बात सामने आई। इससे साबित होता है कि जब उन्हें मारा गया तो वो CRPF के साथ मुठभेड़ में शामिल नहीं थे। उन पर घात लगाकर हमला किया गया या पकड़ने के बाद उनकी हत्या की गई। ITLF ने आरोप लगाया कि 4 शवों में से प्रत्येक की एक जो शव है उसमें से एक आंखें गायब थी। इसका मतलब है उनकी आंखें निकाली गई हैं। असल में मणिपुर पुलिस ने 11 नवंबर को कहा था कि जिरीबाम जिले में बोरोबेखरा पुलिस स्टेशन और पास के CRPF कैंप पर हमला हुआ है, गोलीबारी हुई है और इसके बाद CRPF ने 10 संदिग्ध उग्रवादी को मारा है। ITLF ने पुलिस के दावे को भी झुठलाया है और कहा है कि 10 लोग मुठभेड़ में नहीं मारे गए हैं, बल्कि जयरावन में मैतेई गनमैनों के हमलों से अपने समुदाय की रक्षा के लिए तैनात हैं। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि CRPF को अपने जवानों को याद दिलाना चाहिए कि उनका मकसद न्यूट्रल फोर्स के तौर पर काम करना है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में CRPF के साथ मुठभेड़ में मारे गए 10 युवाओं सहित 12 कुकी लोगों का 5 दिसंबर को अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में मिजोरम के मुख्यमंत्री के सलाहकार H गिंजालाला भी शामिल हुए थे। अंतिम संस्कार कार्यक्रम को 2 सत्रों में बांटा गया था। पहला सत्र सुबह 11 बजे तुईबोंग के पीस ग्राउंड में हुआ। दूसरा दोपहर 2 बजे से सहकेन के कब्रिस्तान में हुआ था। ITLF ने पहले कहा था कि कुकी युवकों का अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवारों को नहीं सौंप दी जाती। 16 नवंबर को शवों को सिलचर के चुराचांदपुर ले जाने के बाद उन्हें चुराचांदपुर जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया था। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुकी समुदाय इसे लेकर तरह तरह के दावे कर रहा है। उसी सिलसिले में केंद्र सरकार को एक खत भी लिखा गया है, लेकिन इसके बाद इस बात का डर ज्यादा सता रहा है कि कुकी और मैतेई के बीच एक बार फिर से मणिपुर में संघर्ष देखने को मिल सकता है, जिस पर सतर्क रहना होगा। इस बात की आशंका जताई जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिंसा के DNA की। बांग्लादेश धीरे धीरे बेनकाब होता जा रहा है, चाहे अल्पसंख्यकों पर हमले का मामला हो, कट्टरपंथियों के इशारे पर देश में फैसले की बात हो, पाकिस्तान की तरफ लगातार बढ़ती दरियादिली हो। यह सब कुछ इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि देश शरिया कानून की तरफ बढ़ चला है और बहुत जल्द जमहूरियत बांग्लादेश में ख्वाब की मानिंद हो जाएगी। यानी पुलिस फौज को पूरी तरह से खुली छूट मिल जाएगी, कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में ये खेलेंगे। और इसे सिर्फ एक उदाहरण से समझिए, बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने को कहा है, मतलब इजीली उनको वीजा मिल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों किया गया यह भी आपको बता देते हैं। हुआ क्यों? दरअसल बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सुरक्षा सेवा विभाग SSD ने पिछले साल 2 दिसंबर को एक आधिकारिक खत जारी करते हुए नई पॉलिसी की घोषणा की। अब बांग्लादेश जाने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को सुरक्षा मंजूरी की शर्त का पालन नहीं करना होगा, जो पहले करना पड़ता था। बांग्लादेश में सुरक्षा मंजूरी इस साल 2019 में लागू की गई थी। इसके मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा लेने से पहले
एसएसडी से नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस लेना होता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। अब बांग्लादेश द्वारा जारी नई नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों की एंट्री इजी है, कोई भी आ जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश के एक ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हेट स्पीच के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। शेख हसीना पर अगस्त क्रांति के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या का आरोप है, जिसके कारण उन्हें देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीटी शेख हसीना के खिलाफ सामूहिक हत्या सहित कई अन्य आरोपों की जांच कर रहा है, जो हसीना पर अगस्त के संघर्ष के दौरान लगे थे, जिसके बाद उन्हें देश छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच खबर यह है कि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और विदेश सचिव को बांग्लादेश भेजने का फैसला किया है, जहां वो अपने समकक्ष से न केवल बात करेंगे बल्कि कई मुद्दों को उठाएंगे भी। वैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के मामले में अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लाउड ने इस मामले पर कमेंट करते हुए कहा कि अमेरिका बांग्लादेश में एक स्वस्थ लोकतंत्र देखना चाहता है, वहां हर व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता ने मध्य प्रदेश के इंदौर में कहा, बांग्लादेश से अभी जो खबरें मिल रही हैं वो हालात पर चिंता जताती हैं और इस हालात पर अमेरिका नजर रख रहा है। आगे वो कहती हैं कि हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में लोग अपने धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को जीने का अधिकार हासिल कर पाएंगे, खासकर हिंदू अल्पसंख्यक। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं, बौद्धों और सिखों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंसा के खिलाफ अब पूरे देश में उबाल देखा जा रहा है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार को चिता दिया है। साधु संतों ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बंद न हुए तो नागा सन्यासी वहां कूच करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साधु संतों ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बंद हों और जो लोग बेवजह जेल में डाले गए हैं उनकी जल्द रिहाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय प्रभु पर भी दर्ज मुकदमे वापस लेकर उन्हें रिहा किया जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अखाड़ों की स्थापना सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुई है और अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा नहीं रुकी तो हजारों नागा सन्यासी महाकुंभ के बाद बांग्लादेश की तरफ कूच करेंगे। बांग्लादेश के इन हालातों के बीच हिंदुस्तान में इस मसले को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बखूबी धार दे रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, हिंसा के डीएनए की बात कर रहे हैं। बीते 2 दिन से सीएम योगी इस मुद्दे को यूपी के हर मंच से उठाते हैं। एक दिन पहले जहां उन्होंने इस मामले की तुलना बाबर के इतिहास से करते हुए संभल, अयोध्या और बांग्लादेश में हुई हिंसा करने वालों का डीएनए बताया था। यही नहीं, इस दौरान विपक्ष भी उनके निशाने पर था। हालांकि आज उन्होंने एक बार फिर बांग्लादेश के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पीड़ित हिंदू परिवारों को दलित बताया और यह भी कहा कि दूसरे धर्म के लोग भी वहां पर खतरे में हैं, जो अल्पसंख्यक हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1946-47 में ही देश की जनता को इस बारे में आगाह किया था कि भारत का बंटवारा होने मत दीजिए और अगर होता है तो फिर आर पार की लड़ाई, आर पार की व्यवस्था हो जाए। उन्होंने, याद करिए, जो लोग आज समाज को धोखा देते हैं, झूठा प्रलाप करते हैं, उन्होंने उस समय भी जब हैदराबाद के निजाम के इस रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव चलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। यह बात तो सही है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस बात का जिक्र किया था
उन्होंने पॉपुलेशन एक्सचेंज की बात कही थी और यह भी कहा था अगर यह नहीं हुआ तो सांप्रदायिक इश्यूज, सांप्रदायिक मुद्दे बने रह जाएंगे, यह कभी खत्म नहीं होगा। हालांकि इसके साथ ही सीएम योगी ने बाबा साहेब को याद करते हुए एक हवाला दिया जिसमें उन्होंने बंटवारे के दौरान हुई गलतियां भी गिनाई। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में, यह भी आपको सुनवाते हैं। याद करिए, जो लोग आज समाज को धोखा देते हैं, झूठा प्रलाप करते हैं, उन्होंने उस समय भी जब हैदराबाद का निजाम के इस रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव जलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य और चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। बांग्लादेश के हालात का जिक्र करते हुए सीएम योगी विपक्ष पर वार करना नहीं भूलते। हालांकि उनके बयानों की धार ऐसी होती है जो विपक्ष को बहुत तेज चुभती है। जैसे उनके डीएनए वाले बयान पर इस वक्त सियासी हंगामा मचा हुआ है, पूरे देश से रिएक्शंस आ रहे हैं, विपक्ष के कई नेताओं के रिएक्शंस आए हैं। आपको विपक्ष की बात सुनवाएं, उससे पहले सुनाते हैं हिंसा के डीएनए को लेकर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कैसे हमला किया था। जो लोग दलितों को अपना वोट बैंक बना करके लगातार उनका शोषण किए हैं, वे लोग बांग्लादेश की घटना पर मौन बने हुए हैं। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि वे सच स्वीकार भी नहीं कर सकते, सच बोल भी नहीं सकते। उनमें सामर्थ्य नहीं है बोलने की, और इसीलिए लोग वहां की दृश्य पर मौन है। विपक्ष पर सीएम योगी का वार असरदार भी नजर आता है। खासकर यूपी की प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री योगी के बयानों को नजरअंदाज नहीं कर पाती है। तभी तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएनए वाला बयान दिया तो कानपुर में रहे अखिलेश यादव उन पर पलटवार करने में देर नहीं लगाते हैं। उन्होंने सीएम योगी पर सवाल खड़े कर दिया और उनके बयानों को अशोभनीय बता दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के डीएनए वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ को डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, लेकिन उन्हें डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री डीएनए की बात करते हैं तो मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, बशर्ते मुख्यमंत्री भी अपना डीएनए टेस्ट कराएं। पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। वैसे सीएम योगी के इस बयान पर पलटवार सिर्फ अखिलेश यादव ने नहीं किया, बल्कि एआईएमआईएम के मुखिया अजदुद्दीन ओवैसी ने भी किया। उन्होंने तो सीधा सवाल पूछ लिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसका भारत के मुसलमानों से क्या ताल्लुक है, और क्या है एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये पहले तो वो बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात बहिष्ठ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहां पर भी माइनॉरिटी है, और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहां पर जो कुछ हो रहा है? और क्यों बीजेपी सरकार वो डिपोज्ड लीडर को यहाँ पर भारत में अपने पास रखी है? भिजा दीजिए वापस इसको। बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं और अब डीएनए की आप बात कर रहे हैं। अखिलेश और ओवैसी की तर्ज पर कांग्रेस भी योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर सवाल उठा रही है, बल्कि उन्हें उन्हीं के बयान पर घेरने की भी कोशिश कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी को लेकर निशाना साधा। कमजोर कौन साबित हो रहा है बांग्लादेश? बुजदिली कौन सरकार दिखा रही है? भाजपा।
मोदी सरकार। तो मैं उनकी निंदा करता हूं इस बात के लिए कि वहां कत्लेआम हो रहा है, बांग्लादेश में नहीं कर रहे हैं। संभल सोची साजी सुनियोजित ढंग से ध्यान भटकाने के लिए ये वहां स्थानीय पुलिस से कराया गया एक कांड है। अब डीएनए पे तो ना आए, अगर डीएनए की हम बात करेंगे तो बात दूर तलक जाएगी। चूंकि आपने डीएनए के लिए कहा है तो जवाब देते हुए उसी का मैं कहना चाहता हूं, अपना डीएनए टेस्ट करा लो, कहीं औरंगजेब बाबर का तो नहीं। लेकिन एक बात तो है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए आवाज तो उठानी ही होगी। लेकिन एक और आवाज आज पार्लियामेंट में उठी और इस आवाज का नाम था कैश कांड। 16 साल बाद कैश कांड। आप अपने दिमाग पर बहुत जोर डालेंगे तो आपको कैश कांड याद आएगा, लेकिन फिलहाल बहुत जोर मत डालिए। पहले बस इतना समझिए कि मामला देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी सदन से जुड़ा है। और आज की खबर बताते हैं, फिर आपको 16 साल पुराने मैटर के बारे में बताएंगे। दरअसल शुक्रवार को यह खबर आई कि राज्यसभा में कैश मिला है। यह जानकारी सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि गुरुवार को सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बताया कि सीट नंबर 222 पर 500 के नोटों की गड्डियां मिली है, जो गिनती में 50,000 रुपए निकले हैं। जाहिर सी बात है, राज्यसभा में जो भी सीट है वो सांसदों को पहले से अलॉट है, व्यवस्था नंबर के हिसाब से है। लिहाजा जब 222 सीट का मामला सामने आया तो पता चला कि तेलंगाना के कोटे से राज्यसभा पहुंचे कांग्रेस सांसद और देश के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी को यह सीट अलॉट की गई। बड़ी बात यह कि सभापति ने उनका नाम भी इस मामले में ले लिया, जिस पर बीजेपी ने जांच की मांग कर डाली। तो यहां से याद आ गई 16 साल पुराने कैश फॉर वोट कांड की बात। जाहिर सी बात है, यह कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इसे कभी भूल नहीं सकती। 16 साल पहले जब कैश फॉर वोट कांड सदन में हुआ था तो वो सत्ता में थी, तब बीजेपी विपक्ष में थी। आज तस्वीर बदल चुकी है, कांग्रेस विपक्ष में है, बीजेपी सत्ता में है। हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ के इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि जब तक मामले की जांच की जा रही है तब तक सभापति को किसी का नाम नहीं लेना चाहिए था। इस तरह की हरकत से देश को बदनाम किया जा रहा है। I request you, sir, yourself told that it will be investigated, and after investigation only you can come to the conclusion. We never objected that you should not investigate. वह इस पूरे मामले पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी सफाई आई। सिंघवी का कहना है कि वो खुद इस खबर से हैरान है। सिंघवी ने कहा कि उनके लिए गंभीर और हास्यास्पद दोनों तरह का मामला है। सिंघवी ने बताया कि गुरुवार को वो सिर्फ 3 मिनट के लिए सदन गए थे। दोपहर 12:57 पर सदन में दाखिल हुए और 1 बजे भोजन अवकाश हो गया। सिर्फ 3 मिनट तक सदन में रहे और फिर 1:30 बजे तक सांसद अयोध्या प्रसाद रेड्डी के साथ संगम भोजनालय में भोजन किया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट लौट आए थे क्योंकि एक आवश्यक मामले की सुनवाई थी। Never heard of it. I reached the inside of the house yesterday at 12:57 p.m. In the afternoon. The house rose at 1 p.m. 3 or 4 minutes after I entered the house. From 1 to 1:30 I sat with Mr. Ayodhya Prasad. At 1:30 I left Parliament. वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि रूटीन प्रोटोकॉल के मुताबिक एंटी सैबोटाज टीम ने संसद की कार्यवाही खत्म होने और सदन को बंद करने से पहले सीटों की जांच की थी। इसी दौरान नोटों का बंडल मिला। इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए कि अध्यक्ष सदस्य का नाम न ले। अध्यक्ष ने सही तरीके से उस सीट नंबर और उस सीट पर बैठे सदस्य का नाम बताया, तो इसमें गलत क्या है? जांच होनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास इतना पैसा है कि वो संसद में बेंच पर बचे हुए पैसे का हिसाब लेने की जहमत तक नहीं उठाते। कांग्रेस जो हर चीज पर सवाल उठाती थी, आज संसद से बरामद कैश मामले का हिसाब देने से इनकार कर रही है। मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय पे गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई आप तो हर चीज पे सवाल करते थे, आज कैश नोट बरामद हो जाए पार्लियामेंट के अंदर और उसका आप हिसाब देने से बच रहे हैं। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा उनके लिए, उसके बाद आप जिस ढंग की भाषा का प्रयोग सरकार के लिए करते थे, तो मैं विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि लहजे में बदगुमानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। लहजे में बदगुमानी,
चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। लेकिन 16 साल पहले क्या हुआ था? 22 जुलाई 2008, यही वो तारीख थी जब लोकतंत्र के मंदिर यानी देश की संसद में नोटों की गड्डियां लहराई गई थी। उस समय बीजेपी के 3 सांसद बड़े बैग के साथ सदन में दाखिल हुए। उन्होंने इस बैग से 1 करोड़ रुपए सदन में सबके सामने रख दिए, जिसे लेकर सियासी भूचाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 3 सांसदों अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगौरा ने लोकसभा में नोटों की गड्डियां लहराते हुए आरोप लगाया था कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई है। उसे कैश फॉर वोट कांड का नाम दिया गया था। घटनाक्रम 22 जुलाई 2008 की है। उस समय केंद्र में यूपीए 1 की सरकार थी। वाम दलों ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के मुद्दे पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इस कारण सरकार को विश्वास मत हासिल करने की नौबत आ गई थी। विश्वास मत परीक्षण के लिए लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो वहां बीजेपी के 3 सांसदों के दावे से पूरा देश सन्न रह गया, सदन सन्न रह गया। तीनों सांसद अपने हाथ में नोटों के बंडल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने सरकार पर सांसदों को खरीदने का सनसनीखेज आरोप लगा दिया। उनके हाथों में 1 करोड़ रुपए के नोटों के बंडल थे। इसे कैश फॉर वोट कांड कहा जाता है, जो 16 साल पुराना है। और आज जब एक बार फिर से पार्लियामेंट में कैश मिला तो इसके साथ ही इस घटना की भी याद ताजा हो गई। इसकी पुनरावृत्ति एक तरह से आप कह सकते हैं। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ और खबरों की खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली। What is wrong in that?